नमस्कार दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों आज हम पढ़ेंगे भारतीय व्यवहारिक राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वह टॉपिक है भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण व क्षेत्रवाद। सबसे पहले हमें राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण के बारे में जानना है, फिर क्षेत्रवाद के बारे में भी जानेंगे भारत के संदर्भ में। सबसे पहले साथियों, राष्ट्र निर्माण होता क्या है ये समझ आना चाहिए। राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य है पूरे देश की जनता में मनोवैज्ञानिक एकता स्थापित होना। पूरे देश में मनोवैज्ञानिक एकता स्थापित होना, यानी कि हम की भावना जनता में आना। अर्थात जनता में हम की भावना। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो धर्म, जाति, क्षेत्र की तुलना में राष्ट्र को महत्व देते हैं तो राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। और अगर वास्तव में हम राष्ट्र की तुलना में अगर धर्म, जाति, क्षेत्र को महत्व देते हैं तो राष्ट्र निर्माण की समस्या पाई जाती है। तो भारत में क्या पाया जाता है? समस्या। आगे चलते हैं साथियों, राज्य निर्माण क्या होता है? राज्य निर्माण, स्टेट बिल्डिंग कहते हैं इसको, अंग्रेजी में नेशनल बिल्डिंग कहते हैं, नेशन बिल्डिंग। अंग्रेजी भी ध्यान रखना है साथियों, थोड़ा थोड़ा सा। ये स्टेट बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग। इसका मतलब है कानून व्यवस्था या संप्रभुता की स्थापना होना। तो भारत में ये भी देखा जाता है कि कानून व्यवस्था कहां पर, कहीं दंगे होते हैं, कहीं झगड़े होते हैं। तो भारत में दोनों समस्याएं देखने को मिलती हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की समस्या भी और राज्य निर्माण की समस्या भी। अब ये समस्याएं आई क्यों, क्या कारण है, अब उस कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि समस्या के कारण क्या हैं, कि भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्याएं क्यों हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की समस्या क्यों? ये क्यों है समस्या? इसके मेनली दो कारण हैं। पहला कारण है औपनिवेशिक शासन, कि भारत जब लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन रहा, शासन के अधीन रहा, यानी कि हम अंग्रेजों के अधीन रहे, तब अंग्रेजों ने अपने शासन को स्थापित करने के लिए प्रजातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में विभाजन शुरू कर दिया था, फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू कर दी थी। तो पहला कारण तो है औपनिवेशिक शासन, कि फूट डालो और वह शासन करो की नीति। कहते हैं बहुत हद तक भारत विभाजन का कारण भी यही था, और ये समस्या आज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है सांप्रदायिकता की। ये उपनिवेशिक शासन की देन है। उपनिवेशिक शासन ने ही कहीं ना कहीं हमारे मध्य मतभेद पैदा किए थे। दूसरा कारण क्या है? विविधता का, सांस्कृतिक विविधता। कल्चरल डाइवर्सिटी जो पाई जाती है, यानी कि धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, इस कारण भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ
और ये विविधता कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक संघवाद ने इसको बढ़ावा दिया है, और कहीं ना कहीं इस विविधता के कारण लोकतांत्रिक संघवाद भी हमने अपनाया। तो वास्तव में उन्होंने सोचा संघवाद में हमें संस्कृति के अनुरूप अधिकार मिलने चाहिए। लोकतांत्रिक संघवाद ने इन तत्वों को और बढ़ावा दिया। क्या दिया? बढ़ावा दिया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, घटाया नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। तो कहीं ना कहीं संघवाद के अनुरूप उन्होंने क्षेत्र जाति के तहत अलग राज्य की मांग करना, अलग अधिकारों की मांग करना, अपने संस्कृति के संरक्षण की मांग करना, तो ये जारी रहा। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या बनी। वास्तव में भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या किस प्रकार की है, कि वास्तव में रूप क्या है, किस प्रकार की है, खतरनाक है या वास्तव में लोकतांत्रिक है या वास्तव में घातक है, क्या है स्थिति, इसको लेकर विद्वानों में तीन मत है। तो साथियों आइए चलते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण की समस्या किस प्रकार की है, इसको लेकर तीन मत है। कितने मत हैं? तीन मत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो मत है, तो बेसिकली तीन मत हैं। पहला मत है, प्रथम मत क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम मत जो है वो एम फ्राडा और सेलिंग हैरिस जैसे विद्वान देते हैं, सेलिंग हैरिसन जैसे विद्वान देते हैं। ये मत कौन प्रस्तुत करते हैं? एम फ्राडा और सेलिंग हैरिसन। जो सेलिंग हैरिसन जैसे विद्वान कहते हैं भारत में जो है राष्ट्र निर्माण की, राज्य निर्माण की समस्या बहुत ही खतरनाक है, ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इनका क्या कहना है हैरिसन का महोदय का, सेलिंग हैरिसन महोदय का? इनका कहना है भारत में राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की समस्या खतरनाक है, जो भारत को विभाजित कर सकती है, यानी कि भारत को अनेक देशों में बांट सकती है, ऐसा बेसिकली इनको कहना था। सेलिंग हैरिसन ने बेसिकली क्षेत्रवाद की समस्या का गहन अध्ययन भी किया। सेलिंग हैरिसन ने भारत में क्षेत्रवाद को घातक माना, को एकता अखंडता के लिए घातक माना। बेसिकली इनकी बुक भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनकी बुक थी इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड,
1960 में इन्होंने लिखी थी, तो वो भी ध्यान रखना है। इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक है द इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड। इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड। इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड, 1960 की है। इसमें इन्होंने कहा कि वास्तव में ये 60 का जो दशक है, या जो वास्तव में आज कहीं न कहीं समस्याएँ आ रही है भारत में, क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसी, ये बहुत ही घातक हैं, भारत को विभाजित कर सकती हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। कि वास्तव में भारत में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद इसका नारा बहुत अधिक दिया जाता है। ऐसा कहना था सेलिग हैरिसन का। अब ये प्रथम मत के विद्वानों के बारे में तो आपने जान लिया। अब जो दूसरा मत है, तो वो भी आप जानते हैं। अब साथियों, दूसरे मत के बारे में भी हम देखते हैं। सेकंड मत, द्वितीय मत। सेकंड, द्वितीय मत क्या है? इसे देते हैं हमजा अलवी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर रसूदीन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, रजनी कोठारी, इनका कहना है कि भारत में जो राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या घातक नहीं है। आज जो क्षेत्रवाद, जातिवाद पनप रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग मात्र है, और इससे भारत को कहीं न कहीं कोई घातक हमला नहीं होने वाला, भारत के टुकड़े-टुकड़े नहीं होने वाले। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो ये क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली इनका कहना है कि भारत में क्षेत्रवाद, जातिवाद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही विस्तार है। यह घातक नहीं है। यह एकता अखंडता के लिए घातक नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये विद्वान अध्ययन भी ऐसे करते हैं, जैसे कि डॉक्टर इकबाल है, ये बेसिकली व्यवस्था सिद्धांत जो ईस्टर्न ने अपनाया था उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हैं, और मोरिस जोन्स हैं। मोरिस जोन्स भी नाम लिख सकते हैं। मोरिस जोन्स ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत अपनाते हैं। मोरिस जोन्स ये दोनों संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत अपनाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये घातक नहीं मानते, कहते हैं कहीं कहीं ना कहीं इसका हिस्सा ही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। तो ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि विद्वान कहते क्या क्या हैं। तो डॉक्टर इकबाल ये व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। किसका? व्यवस्था सिद्धांत। भारत में व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर, और कहते हैं भारत में जो लोकतंत्र है वो संस्कृति के अनुरूप है। इसी प्रकार से जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ और मोरिस जोन्स हैं, ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करते हैं।
ये प्रक्रियात्मक उपागम अपनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है साथियों, ये भारत के अध्ययन के लिए, क्षेत्रवाद, जातिवाद के लिए ये उपागम अपनाते हैं, ये वाले व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा-सा अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप बेटर रहेंगे, तो स्थिति भी तो वास्तव में इकबाल ने बताया भी था कि वास्तव में भारत में जो क्षेत्रवाद है, दबाव समूह के रूप में है, घातक नहीं है। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया किताब भी लिखते हैं। ऐसे रुडोल्फ भी भारत का अध्ययन करते हैं, राजस्थान के राजपूताना का भी अध्ययन करते हैं। इन्होंने पूरे 50 वर्ष तक भारतीय लोकतंत्र का गहन अध्ययन किया। मोरिस जोन्स भी कहीं न कहीं भारतीय संघवाद का अध्ययन करते हैं, नियोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि बेसिकली भारत में एक सौदेबाजी का संघवाद है। इसमें आपस में केंद्र राज्य सौदेबाजी करते हैं। तो इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत को अपनाया था, यानी कि कार्यों पर बल दिया था, संरचनाओं पर बल नहीं दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आमंड व पावेल ने जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में कहा भी था, किसी भी व्यवस्था में संरचनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, उनके द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो वो कार्यों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे मत पर चलते हैं। तीसरा मत क्या कहता है, तो वो भी आप चलते हैं मेरे साथियों। तीसरा मत क्या कहता है? तीसरा जो मत है वो कहता है विरोधाभास है। भाई निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा सकता भारत में राष्ट्र निर्माण की, विरोधाभास है। अर्थात राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की समस्या के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अब इस श्रेणी के विद्वान कौन कौन से हैं? माइनर व्हीनर, मायरन व्हीनर इस श्रेणी के विद्वान हैं। मायरन व्हीनर पहला है मायरन व्हीनर। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक क्या है वो भी पता रहना चाहिए, भाई क्या पुस्तक लिखी। द इंडियन पैराडॉक्स, एसेज इन पॉलिटिक्स, इंडियन पैराडॉक्स एसेज इन पॉलिटिक्स, 1989 की है। दूसरा कल्याणी शंकर थे, एक उन्होंने भी किताब लिखी है अभी, कल्याणी शंकर। ये भी 2001 में एक बात कहते हैं, लेख लिखते हैं, बाद में किताब का रूप भी लगता है। उसमें वो कहते हैं रीजनल पैराडॉक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। रीजनल, पेन में बदल लेता हूं साथियों आपको दिक्कत ना आए। रीजनल पैराडॉक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखा जाए ये कहते हैं विरोधाभास है, निश्चित रूप से कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण की समस्या के बारे में तीन मत हैं, और सेकंड वाला जो मत है वो सर्वमान्य मत माना जाता है। अधिकांश विद्वान इससे ही सहमत हैं कि वास्तव में ये मत सबसे मान्य है, सर्वमान्य मत है, ये सर्वमान्य या अधिक मान्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अधिक मान्य मत यही है। ये छोटा-सा आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, भाई ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण की समस्या के रूप क्या हैं, कारण क्या हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण व राज्य निर्माण की समस्या की प्रकृति क्या है।
प्रकृति का कारण क्या है? इसमें बेसिकली बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम सारे कारणों पर चर्चा भी करेंगे। पहला है क्षेत्रवाद, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है धर्म व सांप्रदायिकता, चौथा देखा जाए तो बेसिकली इसमें आ जाएगा भाषावाद भी आ जाएगा, भाषावाद। और फिर ये गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बनती है। गरीबी, बेरोजगारी, कमांड पॉलिटिक्स, फिर छठा है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जिसको बेसिकली रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कमांड पॉलिटिक्स भी कहती है। कमांड पॉलिटिक्स, ये जो नीति है इसको कमांड पॉलिटिक्स कहा था। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को रुडोल्फ एंड रुडोल्फ बेसिकली क्या कहती हैं? कमांड पॉलिटिक्स। तो ये सब कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या के कारण रहे हैं, जो मैंने आपको बताए। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब साथियों, मैंने ये तो बता दिया कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद है, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या बन रही। वंशवाद हावी है, कहीं भाई भतीजावाद हावी है, भ्रष्टाचार नेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी जो एकता है, बंधुता, भाईचारे की भावना भी ह्रास होती है। इसी प्रकार से गरीबी, बेरोजगारी है, संसाधनों का अभाव है, क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्याएं पाई जाती हैं। भाषा का प्रभाव है। भाषा का प्रभाव तो 1920 से चल रहा था। कांग्रेस के समय से वास्तव में भाषा के आधार पर समितियों गठन की बात की थी। उड़ीसा 1935 में ही प्रांत बन गया था भाषा के आधार पर। 1953 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो वास्तव में फिर एक नई समस्या आ गई। भाषा के आधार पर आज भी राज्यों गठन की मांग की जा रही है। धर्म और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे होना, चाहे गुजरात दंगे हों, चाहे वास्तव में अन्य दंगे हों, आप देख सकते हैं वो भी बड़े स्तर पर होते हैं। जातिवाद भी हमारी राजनीति का आधार बना हुआ है। जाति के आधार पर आरक्षण, कभी झगड़ा, ये आम बात है। क्षेत्रवाद आप जानते हैं, क्षेत्रवाद भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी एक समस्या है। तो सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं क्षेत्रवाद की समस्या का, या क्षेत्रीय जो आकांक्षा का। तो देखते हैं, रीजनलिज्म पर चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। अब क्षेत्रवाद है क्या? पहले तो आपको यह ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि क्षेत्रवाद होता क्या है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति, समूह या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग बेसिकली जब राष्ट्र की तुलना में धर्म, जाति, क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं, किसी विशेष स्थान को महत्व देते हैं, तो बेसिकली इस समस्या को क्षेत्रवाद कहते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं क्या है क्षेत्रवाद। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला समूह या जनसंख्या निवास करने वाला समूह राष्ट्र की तुलना में क्षेत्र विशेष को महत्व देता है। अर्थात
राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है? तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ये आपको समझ आना चाहिए, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाला समूह राष्ट्र की तुलना में क्षेत्र विशेष को महत्व देता है, अर्थात राष्ट्रीय हितों की तुलना में वो क्षेत्रीय हितों पर अधिक बल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। इस प्रवृत्ति का जो है वो क्षेत्रवाद है। देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कहीं ना कहीं। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये क्षेत्रवाद, कोई व्यवहारिकता भाव आएगा जब मनोविज्ञान में ही कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन से विद्वान क्या कहते हैं क्षेत्रवाद के बारे में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, वास्तव में क्षेत्रवाद को लेकर भी दो मत हैं। क्षेत्रवाद की प्रकृति को लेकर दो मत हैं। पहला मत तो विद्वानों का आता है एम फ्राडा, सेलिग हैरिसन। ये तो कहते हैं क्षेत्रवाद भारत को एकता अखंडता को समाप्त कर देगा। इनका कहना है कि क्षेत्रवाद भारत में एकता अखंडता को नष्ट कर देगा। वहीं दूसरी ओर जो विद्वान हैं वो इसका नहीं बात मानते, तो वो कहते हैं, उसमें विद्वान के दूसरी ओर आएंगे बेसिकली डॉक्टर असुद्दीन, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर रजनी कोठारी, रुडोल्फ, हमजा अलवी। ये कहते हैं क्षेत्रवाद घातक नहीं है। माइनर विनर भी कुछ इसी प्रकार से विश्लेषण करते हैं। तो ये कहते हैं क्षेत्रवाद घातक नहीं है, बेसिकली ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंश है। तो ये बेसिकली क्षेत्रवाद को घातक नहीं मानते ये विद्वान, क्षेत्रवाद को घातक नहीं मानते। जैसे साथियों, हमजा अलवी क्या कहते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण की समस्या के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ प्रकाश डाल दूंगा। हमजा अलवी कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण की समस्या पाई जाती है उसका कारण विविधता है। समस्या का कारण क्या बताते हैं? विविधता। कहते हैं विविधता के कारण ही हमारे यहाँ शोषण पहले की तुलना में बढ़ गया है, क्योंकि जनता एक मत नहीं हो पाती, विभाजित रहती है। इसी कारण से हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण की समस्या पाई जाती है।
फिर कहते हैं कि ये दोनों समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जब एक समस्या का निदान होगा तो दूसरी समस्या का भी अपने आप निदान हो जाएगा। फिर साथ में भारत के बारे में एक बात और कहते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या इसलिए भी पाई जाती है क्योंकि धार्मिक प्रतीकों का राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथ में निष्कर्ष में कहते भी हैं कि भारत में एक युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है राजनीति पर। जैसे जैसे इस वर्ग का प्रभाव बढ़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले युवा वर्ग का, वैसे वैसे इन समस्याओं का निदान भी होगा, ऐसा हमजालवी कहते हैं। तो बेसिकली हमजालवी इसको शोषण का कारण भी मानते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि इनका हल भी हो जाएगा। और इनका कहना है कि समस्या बहुत अधिक घातक नहीं है कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर दे, ये सिंपल लोकतांत्रिक समस्याओं का हल है। दोनों समस्याएं जुड़ी हुई हैं और इनका हल किया जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये बेसिकली कहते हैं। तो अब साथियों कुछ विशेष विद्वानों की हम और चर्चा कर लेते हैं कि जो क्या क्या मत रखते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आप चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। आइए, क्षेत्रवाद और विभिन्न विद्वानों के मत, फिर और भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा जानते हैं क्या कहते हैं विद्वान, क्योंकि क्वेश्चन भी साथियों यहीं से आना है। विद्वानों के मत हम 5-6 विद्वानों के पढ़ेंगे क्षेत्रवाद और विभिन्न विद्वानों के मत में। उसमें सबसे पहले नाम जो लिया जाता है डॉक्टर रसूद्दीन का। तो चलते हैं पहले रसूद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। पहला, डॉक्टर रसूद्दीन और क्षेत्रवाद। डॉक्टर रसूद्दीन कहते हैं कि क्षेत्रवाद कोई अधिक घातक नहीं है और ये हमारी संस्कृति का सिंपल सा पहलू है। समानता के 10 मानक हैं, उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं पनप गया है। तो कहते हैं कि क्षेत्रवाद का कारण समरूपता या समानता के निम्न 10 कारक हैं। तो ये 10 कारक हैं, बताते हैं कौन कौन से बताते हैं, वो भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। भाषावाद है, सामाजिक संरचना है, तो मैं लिख देता हूं, आपको परेशानी नहीं आए। भाषावाद, सामाजिक संरचना, भाई ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा है। भाषावाद भी, सामाजिक संरचना भी, नृजातीय समूह भी। तो नृजातीयता की भावना, नृजातीय जानते हैं, धर्म जाति के आधार पर जब कोई समूह अपने आप को दूसरे से भिन्न मानता है तो दैट इज द एथनिक ग्रुप। इसको अंग्रेजी में एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र, भाई कहीं ना कहीं भौगोलिक क्षेत्र एक अलग है। उत्तराखंड की मांग, झारखंड की मांग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी होती है। भाई पहाड़ी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र भी अलग से हो, उनका फिर जीवन भी वैसा रहेगा, सांस्कृतिक ढंग भी, आर्थिक जीवन भी, आर्थिक जीवन भी हो गया। भाई कैसा जीवन है उनका, कृषि पर आधारित है, उद्योग पर आधारित है, तो भी कहीं ना कहीं काउंट होगा कि भाई इस कारण बन जाता है। फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, ऐतिहासिकता, राजनीतिक पृष्ठभूमि, भाई राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है उनकी, भाई वो भी देखने को मिलता है। और साथ में मनोवैज्ञानिक चेतना किस रूप के है, मनोवैज्ञानिक चेतना भी आ जाएगा, जनसंख्या भी आ जाएगा। और जनसंख्या, रचना कैसी है वो भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि बेसिकली 10 कारक बताए डॉक्टर रसूद्दीन ने, और उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद कोई घातक नहीं है, ये सामान्य एक भाग है, इनको हल किया जा सकता है। कि बेसिकली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारत में क्षेत्रवाद बहुत अधिक घातक नहीं है। ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, इनके कारण से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्षेत्रवाद बना है।
दूसरा विद्वान आते हैं पाल ब्रस। अब पाल ब्रस क्या कहते हैं? दूसरे विद्वान पाल ब्रस हैं जो चर्चा करते हैं पाल ब्रस। तो अब उनके बारे में भी साथियों देखते हैं। पाल ब्रस, अब पाल ब्रस का कहना बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से उन्होंने कहा भी। तो किताब लिखी थी उन्होंने, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1994। वो लिखते हैं कि भारतीय राजनीतिक जो नेतृत्व रहा है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदायों की समस्या करने में विफल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद पनपा है। क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक नेतृत्व वाला ग्रुप है या नेतृत्वकर्ता समूह है, वो अल्पसंख्यक और जनजातियों की समस्या निदान करने में विफल रहा है, इसलिए क्षेत्रवाद पनपा है। अब इनकी बुक कौन सी है? पहले तो बुक ही देखते हैं, इनकी बुक कौन सी है। इनकी बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1994। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें क्या लिखते हैं? भारत में क्षेत्रवाद का कारण है राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अल्पसंख्यक और जनजातीय समस्याओं का निदान करने में विफलता। कि भाई जो राजनीतिक नेतृत्व वर्ग है वो अल्पसंख्यक की और जनजातियों की समस्या हल नहीं कर पाया, इसलिए कहीं ना कहीं विफल रहा, इसलिए क्षेत्रवाद पनपा। ऐसा बेसिकली जो है कहते हैं पाल ब्रस। तो इसलिए क्षेत्रवाद पनपा, तो इसलिए कहते भी हैं। तो इनका ये कहना है। अब तीसरे जो विचारक हैं वो भी हमें ध्यान रखना है, रजनी कोठारी। तीसरे जो क्षेत्रवाद के बारे में विचार व्यक्त करते हैं वो है रजनी कोठारी। वो रजनी कोठारी बहुत ही सुलझे हुए थे, पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े थे, तो उसके बाद फिर जनता पार्टी से, लास्ट में दलवीन लोकतंत्र की बात करने वाले विद्वान थे। इन्होंने जाति और भारतीय राजनीति का भी गहन अध्ययन किया। इनके विचार वास्तव में ही अद्भुत हैं और इनके विचारों को जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन हम खाली क्षेत्रवाद पर ध्यान रखते हैं। ये किताब लिखते हैं पॉलिटिकल इंडिया 2012 में, इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी। उसमें कहते हैं क्षेत्रवाद का कारण अलगाववाद पनप रहा है और इस क्षेत्रवाद की समस्या का जो निदान है वो वार्ता और विकास में है। रजनी कोठारी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इंडिया में लिखते हैं कि भारत में क्षेत्रवाद के कारण अलगाववाद पनप रहा है। क्षेत्रवाद समस्या का निदान वार्ता व विकास द्वारा हो सकता है।
ये बेसिकली रजनी कोठारी ने कहा। तो बेसिकली वो कहते हैं वार्ता और विकास की नीति अपनाएं, यानी कि नेगोशिएशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाएंगे, NND पॉलिसी अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं समस्या का निदान क्षेत्रवाद का कर पाएंगे। नेगोशिएशन एंड डेवलपमेंट, वार्ता और विकास की नीति की बात वो करते हैं। चौथा जो थिंकर आते हैं वो है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ये पति पत्नी थे, इन्होंने भारत में लंबे समय तक अध्ययन किया। 50 ईयर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुक भी लिखी, बहुत कुछ लिखा। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ चौथा नंबर जो है वो भी देखते हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ क्या कहते हैं वो भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों, कि इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। इस किताब में इन्होंने लिखा कि भारत में नियोजन के कारण कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन पनपा है, जिसके कारण कमांड पॉलिटिक्स आ गई है, यानी कि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आ गया है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद पनप रहा है। तो यह अपनी पुस्तक को पेन बदल कर लिखते हैं ताकि थोड़ा दिख जाए आपको। द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। बहुत अच्छी बुक थी, इसमें पूरा बात नियोजन के बारे में की गई। 1987 में इन्होंने लिखी। लिखते हैं कि नियोजन में कमांड पॉलिटिक्स, कमांड पॉलिटिक्स का मतलब है भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। ने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रवाद पनपा। ये इनका कहना है। तो ये भी आपको ध्यान में साथियों रखना होगा कि इन्होंने क्या कहा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। पांचवें हैं माइनर व्हीनर, जिन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद के दो रूप देखने को मिलते हैं। दो रूप भी इनके देखते हैं। पांचवा नंबर, माइनर व्हीनर क्या कहते हैं। माइनर व्हीनर, माइनर व्हीनर का कहना है कि बेसिकली भारत में क्षेत्रवाद के दो रूप हैं। इनके अनुसार भारत में क्षेत्रवाद के दो रूप हैं। पहला नृजातीयता या संजातीयता के रूप में, धर्म जाति के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, यानी कि धर्म जाति क्षेत्र वाला। संस्कृति वाला। दूसरा है स्थानीयता के आधार पर, यानी कि क्षेत्रवाद वाला। नेटिविस्ट वाला जो है वो ध्यान रखना है। स्थानीयता के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए विदर्भ राज्य की मांग हो रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना की नीतियां, महाराष्ट्र मराठाओं के लिए है, तो ऐसी नीतियां
जो है कहीं न कहीं धरती पुत्र की अवधारणा, वो धरती पुत्र का भी मतलब यही है कि स्थानीय संसाधनों पर एक पर्टिकुलर मूल निवास के लोगों का अधिकार होगा। ये धरती पुत्र भी है, सन ऑफ सॉइल की अवधारणा भी कहते हैं। इसको आगे थोड़ा और बताएँगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, धरती पुत्र की अवधारणा कहती है कि क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर वहाँ के मूल निवासियों का नियंत्रण होना चाहिए, उनको ही अधिक से अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए। यानी कि जैसे महाराष्ट्र की नौकरियों पर महाराष्ट्र के लोगों का अधिकार, बिहार की नौकरियों पर बिहार वालों का अधिकार, राजस्थान की नौकरियों पर राजस्थान के लोगों का अधिकार, इस तरीके की बातें इसके अंदर की जाती। तो माइनर व्हीलर ने क्षेत्रवाद के 2 रूप बताए। अब छठा भी हम देखते हैं, डॉक्टर इकबाल के रूप में चर्चा करते हैं कि डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं? यह अपनी पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्षेत्रवाद के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम का प्रयोग करते हैं। इनका कहना है कि भारत में क्षेत्रवाद के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला, दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद। जैसे नए राज्यों के निर्माण की मांग, जल विवाद, भूमि संबंधी राज्यों के मध्य विवाद, ये वाली घटना है। कहते हैं ये तो लोकतांत्रिक है। क्या है ये? लोकतांत्रिक है। इसका मेन इंटेंशन है क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय हितों में समन्वय स्थापित करना। ये सकारात्मक है, लोकतांत्रिक है, सकारात्मक है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों इसके माध्यम से क्या किया जाता है? राष्ट्रीय हितों व क्षेत्रीय हितों में समन्वय। दूसरे प्रकार का जो दबाव क्षेत्रवाद दिखाई देता है, वो अलगाववाद के रूप में दिखाई देता है। ये नकारात्मक है। अलगाववाद आतंकवाद के रूप में दिखाई देता है। ये क्षेत्रवाद का नकारात्मक रूप है। वही ये नकारात्मक रूप है। ये कहते हैं यहाँ पर तो जो दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है, यहाँ तो हमें सभी समस्याओं का हल लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। भाई वार्ता द्वारा, विकास द्वारा गठन करके नए आयोग का, समितियों का, सहकारी संस्थाओं का लोकतांत्रिक तरीके से हल करें। लेकिन जहाँ तक है नकारात्मक रूप है, जहाँ वहाँ हम कठोर सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, जो आतंकवाद के रूप में जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर में है, तो उसको लिए हम कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएं, ये घातक भी नहीं है। एकता अखंडता के लिए ये वाला घातक है। और भारत में जो अधिकांश क्षेत्रवाद है वो दबाव समूह के रूप में ही है। तो वास्तव में देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवाद के 2 रूप देखने को मिलते हैं। निष्कर्षतः भारत में क्षेत्रवाद के 2 रूप देखने को मिलते हैं।
पहला है दबाव समूह के रूप में दबाव क्षेत्रवाद। दूसरा है अलगाववाद के रूप में आतंक। अब मैंने आपको साथियों मोटी मोटी बातें बता चुका हूं कि जो दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है ये लोकतांत्रिक है, ये एकता अखंडता के लिए घातक नहीं है, जबकि जो अलगाववाद या आतंकवाद के रूप में क्षेत्रवाद है ये घातक है और इसके लिए हमें कठोर सैनिक कार्रवाई भी अपना सकते हैं। लेकिन दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहिए। तो अब हमें इनकी भी डिटेलिंग से चर्चा करते हैं साथियों पहला देखते हैं दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद। दबाव समूह के रूप में जो क्षेत्रवाद है ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक रूप है। ये संघात्मक शासन के अनुरूप है, ये एकता अखंडता के लिए घातक नहीं है। ये बातें ध्यान रखनी है। ये विभिन्न विद्वानों ने ये कहा भी, चाहे डॉक्टर इकबाल हों, रशीदीन हों, रुडोल्फ हों, रजनी कोठारी हों, ये सब विद्वान, माइनर व्हीनर हों या मॉरिस जोन्स हों, वो कहते हैं जो भारत में दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है वो हमारी एकता अखंडता के लिए घातक नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र जैसे आया तो विविधता का परिणाम है, विविधता जैसे थी लोकतंत्र ने उसको और बढ़ावा मिला, तो विविधता और लोकतंत्र का सामंजस्य है और इस प्रकार के दबाव समूह को हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल करना चाहिए। तो इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अपनानी चाहिए। इस प्रकार के क्षेत्रवाद के लिए हमें भाई राज्यों के गठन की मांग है, तो द्वितीय राज्य आयोग, पुनर्गठन आयोग बनाए, विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं बनाए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसे हल करना चाहिए। अब भारत में दबाव समूह के रूप में जो क्षेत्रवाद है वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद अनेक रूपों में दिखाई देता है। जैसे पहला है नए राज्यों की मांग के रूप में, नए राज्यों के निर्माण की मांग। दूसरा कहें तो दिखाई देता है हमें नदी जल विवाद के रूप में, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। राज्यों के मध्य भूमि संबंधी विवाद। धरती पुत्र की अवधारणा। और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की मांग, विशेष आर्थिक दर्जे की मांग राज्यों द्वारा जो की जा रही है। तो ये सभी रूप कहीं ना कहीं दबाव समूह के रूप में हैं।
ये जो भी क्षेत्रवाद है, इस रूप का क्षेत्रवाद चाहे नए राज्यों के निर्माण की मांग के रूप में हो, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद हो, राज्यों के मध्य भूमि संबंधी विवाद हो, धरती पुत्र की अवधारणा हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मांग हो या विशेष राज्य कोई मांग करे कि हमें विशेष आर्थिक दर्जा दे दो, ये सब दबाव समूह के रूप में कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंश है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्रवाद है उसे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल करें। जैसे नए राज्यों के निर्माण के लिए अब द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होना चाहिए। राज्यों के मध्य नदी जल विवाद के लिए हमारे यहाँ नदी जल विवाद प्राधिकरण बना रखा है, तो उसके माध्यम से शीघ्र समस्याओं का निवारण होना चाहिए। राज्यों के मध्य भूमि संबंधी विवादों को भी हल करना चाहिए। धरती पुत्र की अवधारणा है तो उसके लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में विकसित करने चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जे की कोई राज्य मांग करता है तो वो भी पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग जो ये दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है इनका हल करना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मेरे साथियों नए राज्यों के निर्माण की मांग। अब नए राज्यों के निर्माण की मांग का पहले इतिहास देखते हैं, तभी काम चलेगा। तो मैं थोड़ा सा पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। वास्तव में राज्यों के निर्माण की मांग हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही चल रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग की जा रही थी। 1935 के अधिनियम में कहीं ना कहीं उड़ीसा भाषाई आधार पर पहला राज्य था जो बना भी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये मांग थमी नहीं और कहीं ना कहीं राज्यों के निर्माण की मांग जारी रही। अब वास्तव में नए राज्यों के निर्माण की मांग कई आधारों पर होती है। एक भाषा के आधार पर भी नए राज्यों की मांग होती है, दूसरा क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर भी, जनजातीय आधार पर भी, तीसरा देखें तो धर्म के आधार पर भी नए राज्यों की मांग की जाती है, क्षेत्र के हिसाब से भी की मांग की जाती है कि क्षेत्र विशेष के। तो अनेक आधारों पर नए राज्यों के निर्माण की मांग की जाती रही है। भाषा के आधार पर मैंने अभी बताया कि इस प्रकार की मांग तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से हो रही है। तो उड़ीसा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर 1935 में ही भाषाई आधार पर प्रांत बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ भारत के संघराज्य क्षेत्र को ABCD में बांटा गया था। ABCD में बांटा गया था और ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटा गया था कि ए में तो वो थे जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, बी में जनरली वो राज्य थे जिनके पास अपनी सेना वगैरह थी, सी में केंद्र शासित प्रदेश थे, डी में अंडमान निकोबार वाले दूरस्थ क्षेत्र वाले प्रदेश थे। तो ये वास्तव में ABCD में जो विभाजन था प्रशासनिक दृष्टि से था, इसलिए ये मांग और अधिक तेज हो गई कि अनेक क्षेत्रों में नए राज्यों की मांग उभरने लगी, क्योंकि ये जो विभाजन था ABCD में ये प्रशासनिक दृष्टि से था। ए में डायरेक्ट जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको रखा गया, बी में ऐसी रियासतों को रखा गया जिनके पास सेना थी, सी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, डी में अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को रखा गया। तो ये सब विभाजन जो था प्रशासनिक दृष्टि से था, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मांग बढ़ने लगी और ये मांग वास्तव में 1953 में बहुत अति स्तर पर पहुंच गई आंध्र प्रदेश में, क्योंकि पहले एक मद्रास राज्य था। वहां पर मद्रास था संयुक्त राज्य जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों शामिल थे। तमिलनाडु भी शामिल था, आंध्र प्रदेश भी शामिल था, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग अलग थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती थी और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती थी। और ये आंध्र प्रदेश के जो लोग थे कि ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे तेलुगु भाषा के आधार पर। यहाँ के ही नेता थे श्री रामुलु। श्री रामुलु नेता थे और ये आमरण अनशन पर 53 में बैठ गए। अब आमरण अनशन पे बैठे तो इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई तो बेसिकली क्या है कि ये मांग बहुत ज्वालामुखी रूप धारण कर चुकी, इसलिए भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना पड़ा और भारत सरकार ने घोषणा की कि अब राज्यों का गठन भाषा आधार पर होगा या नए राज्यों के आधार पर, गठन के आधार पर कोई ना कोई प्रयास किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने इससे पहले भी प्रयास किए थे, जैसे धर कमीशन बनाया था 48 में, JVP समिति बनाई थी, लेकिन इन दोनों ने भी ये कहा था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक कुशलता के आधार पर करना चाहिए।
इसलिए कोई राज्यों का गठन नहीं किया गया। इन्होंने क्या कहा था? प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर गठन होना चाहिए। तो बेसिकली 48 में गठित हुए थे जेवीपी समिति भी और ये भी। तो इन्होंने ये सिफारिश की थी कि प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर गठित होना चाहिए। लेकिन श्री रामलू की मृत्यु के बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करना पड़ा। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। जिसके अन्य सदस्य थे हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और 4 आधारों पर कहा गठन होना चाहिए। 4 आधार बताए इन्होंने गठन के, वो 4 आधार ध्यान रखना है। पहला है राष्ट्र की एकता और सुरक्षा। 4 आधार बताए। एकता व सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे मेन चीज तो यह है कि ये ध्यान रखेंगे तभी भाषा व संस्कृति, वित्तीय स्रोत, और चौथा उन्होंने बताया पंचवर्षीय योजना। यानी कि उन्होंने 4 आधार बताए फजल अली आयोग ने। पहला राष्ट्र की एकता सुरक्षा, भाषा संस्कृति, तीसरा वित्तीय स्रोत, चौथा पंचवर्षीय योजना। भाई इनके आधार पर राज्यों को गठन किया जाए। तो फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1956 पारित किया गया। और भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। और साथियों इसके बाद भी मांग थमी नहीं, अनेक राज्यों में मांग चलती रही और नए नए राज्यों का गठन होता रहा। कि वास्तव में इसके बाद देखें तो 60 में गुजरात का, 66 में फिर पंजाब का, हिमाचल का, फिर अनेक राज्य के बनते चले गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि वास्तव में 2000 में हमें 3 बनाने पड़े, उत्तराखंड भी बनाना पड़ा और कहीं ना कहीं हमें झारखंड भी बनाना पड़ा और छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ा। फिर 2 जून 2014 को हमारे यहाँ तेलंगाना बना, श्री बी एन कृष्णा समिति की सिफारिश पर। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारे यहाँ गठन की मांग चलती रही। 1960 में गुजरात, 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल, 87 में, 75 में सिक्किम तो बना ही था। ये आपको ध्यान है, सिक्किम तो क्षेत्रवाद के अनुरूप नहीं था लेकिन फिर भी एक नया राज्य 22वां बना था। फिर बेसिकली और देखा जाए तो 87 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्य बने।
2000 में देखा जाए 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। फिर तेलंगाना की समस्या भी विकराल रूप धारण करने लगी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना। श्री BN कृष्णा समिति की सिफारिशों के अनुरूप तेलंगाना का गठन हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना। अब साथियों जो बेसिकली आगे देखते हैं कि वास्तव में इस जो समिति है, BN कृष्णा समिति के सदस्य कौन कौन से थे। इस समिति के सदस्य देखें, समिति के सदस्यों में काफी थे। वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र भी थे, रविंद्र कौर भी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर रणवीर इसके सदस्य थे, कौर भी थी एक बेसिकली। तो ए शरीफ भी सदस्य थे। ए शरीफ, और कौर, रविंद्र कौर, विनोद दुग्गल, रविंद्र कौर और विनोद दुग्गल। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप बेटर। उसके बाद साथियों देखा जाए कि बेसिकली जम्मू कश्मीर को भी अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो आज ये स्थिति है हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो साथियों देखा जाए तो ये सब मांग के अनुरूप कहीं ना कहीं जो है नए राज्यों के गठन, उसके अनुरूप एक प्रतिक्रिया भारत सरकार ने काफी हद तक प्रगति भी की है। उसके अनुरूप मांगों को माना भी है, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि ये संघात्मक शासन के अनुरूप है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंश है। तो वास्तव में देखा जाए इस प्रकार का जो क्षेत्रवाद है, हमने उसको लोकतांत्रिक तरीके से हल करने का प्रयास भी किया है। आज भी लेकिन अनेक राज्यों में की मांग की जा रही है कि भाषा के आधार पर नए नए राज्यों के मांग करने की गठन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे मिथिलांचल बिहार में चल रहे हैं, ये मिथिलांचल की मांग चल रही है। मिथिलांचल बुंदेली भाषा के बुंदेलखंड, यूपी एमपी का क्षेत्र जो है वो यूपी और एमपी का ये मिला जुला क्षेत्र है। यहाँ पर बुंदेलखंड की मांग हो रही है भाषा के आधार पर। तो ये जो हमारी मांगे हैं अभी भी रुकी नहीं है, इस प्रकार की मांगे चलती जा रही हैं। असम में बोडो भाषा के आधार पर बोडोलैंड की मांग हो रही है। बोडो भाषा के आधार पर बोडोलैंड असम में ये मांग चल रही है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग की मांगे ये अभी भी जारी हैं। तो ये सारे मांग ऐसे संथाली भाषा के संथाल परगना क्षेत्र की मांग की जा रही है। संथाल परगना ये झारखंड में है।
तो ऐसे अभी मांगे कहीं न कहीं भाषा के आधार पर गठन की मांगे अभी निरंतर जारी हैं, तो भी राज्यों के मांग भाई करते जा रहे हैं कि नए-नए मांगे गठित हों ताकि काम चले। तो इस तरीके से मराठी भाषा के आधार पर विदर्भ राज्य की मांग की जा रही है, तो विदर्भ राज्य भी मांग की जा रही है मराठी भाषा के आधार पर, विदर्भ राज्य महाराष्ट्र में। तो अभी मांगों का सिलसिला थमा नहीं है, अभी अनेक मांगे जारी हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो आज भी कहीं न कहीं किया जा रहा है। फिर धार्मिक आधार पर देखें, तो धार्मिक आधार पर भी राज्यों के गठन की मांग की जा रही है। धार्मिक आधार पर पहले 1966 में पंजाब, हरियाणा जो बने थे, वो भी कहीं न कहीं यही थे। पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया, तो ये भी बेसिकली कहीं न कहीं धार्मिक आधार पर एक पहलू ही था कि भाई धार्मिक आधार पर मांग करना कि बेसिकली ये। उसके बाद नागालैंड में भी ईसाई आधार पर नागालैंड में मांग की जा रही है कि ईसाई धर्म वालों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। फिर इसके बाद आगे देखा जाए साथियों, जनजातीय आधार पर भी कई जगह मांग की जा रही है। जनजातीय या जातीय आधार पर नए राज्यों की मांग इस आधार पर भी की जा रही है। इस आधार पर देखा जाए विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे गोरखालैंड, गोरखा जाति वाले हैं पश्चिम बंगाल में, गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में ये बात की जा रही है। इसी प्रकार से मेघालय में जेलिनग्रांग गारोलैंड की मांग की जा रही है। गारो जनजाति है एक। महाराष्ट्र में कुर्ग कुर्ग जनजाति के आधार पर जो है कर्नाटका में ये मांग की जा रही है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगे जनजातीय आधार पर भी उठ रही हैं कि जाति जनजातीय आधार पर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार की मांगे। अब कुछ क्षेत्र के आधार पर मांगे उठ रही हैं कि अलग क्षेत्र के आधार पर भी नए राज्यों का गठन किया जाए। तो देखा जाए क्षेत्र के आधार पर भी राज्यों के गठन की मांग की जा रही है। जैसे सौराष्ट्र की गुजरात में, मारवाड़ की राजस्थान में, ये मांगे भी क्षेत्र के आधार पर पर्टिकुलर मांगे चल रही हैं। तो अभी ये मांगे भी रुकी नहीं है। रॉयल सीमा की आंध्र प्रदेश में, तो रॉयल सीमा वाला क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि भाई अभी एक और राज्य बनाया जाए तेलंगाना के बाद। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांगे अभी भी कहीं ना कहीं की जा रही हैं, लेकिन इन मांगों का जो समाधान है वो हमें लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहिए। वास्तव में ऐसी मांगे तभी मानी जब अपनाई जाती हैं जो कहना है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का कमांड पॉलिटिक्स। भाई कमांड पॉलिटिक्स के कारण जब केंद्रीयकरण होता है, वंशवाद हो जाता है, कुछ लोग भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार प्रभावित कर लेते हैं, ऐसी नीतियां और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं। या कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन है, नियोजन का केंद्रीयकरण ज्यादा हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसा कि पालल ब्रस कहते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षेत्रीय असंतुलन भी रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बाधाकारी स्थिति रहती है। या कहीं अल्पसंख्यक की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद या नए राज्यों के गठन की मांग की जाती है। तो ये साथियों इन सब का जो समाधान है वो हमें लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहिए। जहां भी नए राज्यों का गठन संभव है या उन्हें कोई स्वायत्ता चाहिए या पर्टिकुलर क्षेत्र को कोई ना कोई अधिकार चाहिए, तो हम उसको एक दूर करने का प्रयास करें। तो हमें एक ऐसी सहकारी संस्था बनानी चाहिए जो ऐसी समस्याओं का समाधान कर सके। साथ में एक द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित भी करें और सहकारी संस्थाओं को बने और ऐसे क्षेत्रों को अगर कोई स्वायत्ता देनी है तो स्वायत्ता दें। तो जैसे
कि हम देखते हैं कि गोरखालैंड में एक जनजातीय परिषद ही बनाई गई है। तो इस प्रकार की संस्थाएं बनाकर, लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, और ताकि इन समस्याओं का लोकतांत्रिक हल निकल सके, और इससे भारत को भी प्रगति मिलेगी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय हितों में समन्वय होगा, और हमारे संघवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र भी विकसित होगा। तो साथियों, इनका हल लोकतांत्रिक तरीके से निकालना चाहिए। अब दूसरा विवाद देखते हैं, दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद देखते हैं, वह है राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। तो विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल विवाद भी है। नदी जल विवाद को हल करने के लिए अनुच्छेद 262 में नदी जल प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। ये राज्यों के मध्य नदी जल विवाद को हल करता है। इसका अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है, केवल इसको सुप्रीम कोर्ट भी पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो वास्तव में ये स्पेशली संस्था गठित की गई है, लेकिन इसमें बहुत समय भी लगता है साथियों, कि समय बहुत अधिक लग जाता है। तो हमें कुछ ना कुछ एक वार्ता का मंच, ताकि वहां बैठकर वार्ता कर सकें, वार्ता द्वारा हल हो सके, कोई ऐसी सहकारी संस्था भी बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से एक नदी जल समिति का गठन करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, स्थानीय भागीदारी भी हो, विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों। तो इस तरीके का हम नीति आयोग के गठन करके इन विवादों को और तीव्र गति से हल कर सकते हैं। अब कौन कौन से विवाद आ रहे हैं, वो भी हम देखते हैं साथियों। तो एक तो है सतलुज नदी विवाद, नदी जल विवाद, किन राज्यों के बीच में, ये भी हम बताएंगे। फिर भांबरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, ये हमें मोस्ट प्रोबेबली दिखने को मिले हैं। तो ये जल विवाद भी हमको ध्यान रखना है। फिर नर्मदा वाला भी जल विवाद कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो नर्मदा वाला भी ध्यान रखना है, नर्मदा जल विवाद। जो सतलुज नदी विवाद है, ये हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य दिखाई देता है, ये इनके मध्य चल रहा है। और जो भामरी नदी जल विवाद है, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मध्य है। इसी प्रकार से जो कावेरी नदी जल विवाद है, ये भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के मध्य है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के मध्य है। नर्मदा नदी जल विवाद भी गुजरात, महाराष्ट्र, इनके मध्य जो है, तो वो महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये इनके मध्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, इनके मध्य है। तो इनको हल करने के लिए ठीक है, नदी जल प्राधिकरण है, तो हमें नीति आयोग के अंदर एक समिति बनाएं, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हों, और साथ में ये भी हो वहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल हों, और ताकि कोई समस्या का एक निरंतर वार्ता द्वारा भी हल हो सके। जब हम ऐसा कार्य करेंगे, तो इससे तीव्रता भी आएगी, और विकास के पहलुओं को भी चर्चा करें, सब पहलुओं को चर्चा करना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं ऐसे नदी जल विवादों को शीघ्र हल किया जा सकेगा। तो ये साथियों, हमें ध्यान रखना है कि इसका भी हल हमें लोकतांत्रिक तरीके से निकालना चाहिए। अब तीसरा है भूमि संबंधी विवाद। भूमि संबंधी विवाद भी राज्यों के मध्य कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। राज्यों के मध्य तीसरा रूप दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद का, राज्यों के मध्य भूमि संबंधी विवाद। तो ये भी हमें अक्सर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और इनके लिए आयोगों का गठन भी किया गया है। लेकिन साथियों, इसके भी हल को लिए हमें क्या है, एक नीति आयोग के अंदर एक स्पेशल समिति बनानी चाहिए, जिसमें वहाँ के विशेषज्ञ व्यक्ति भी हों, साथ में
न्यायाधीश भी हों और साथ में वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी हों, तो ताकि वार्ता को माध्यम से शीघ्र हल किया जा सके, फिर लास्ट में एक आयोग द्वारा भी इसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन कुल मिला के इस विवाद का हल भी लोकतांत्रिक तरीके से निकालना चाहिए। तो देखते हैं कौन-कौन से राज्यों के मध्य भूमि संबंधी विवाद पाया जाता है। एक तो पंजाब हरियाणा के मध्य चंडीगढ़ को लेकर शुरू से चल रहा है। ये पहला है चंडीगढ़ को लेकर। ये पंजाब हरियाणा के मध्य है। इसको लेकर बहुत सारे आयोग बने, समितियां बनी। तो पहला तो 1985 में लोंगेवाला समझौता हुआ था राजीव गांधी और लोंगेवाला के मध्य। तो वो भी है कि बेसिकली अकाली दल के नेता थे लोंगेवाला और राजीव गांधी। तो इसके लिए प्रयास भी हुए 1985 में। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ। उसके बाद भी वेंकटचलैया और मैथ्यू समिति, इनका गठन भी किया गया कि ताकि हल किया जा सके। तो वो भी एक प्रयास था कहीं ना कहीं कि भाई इसके माध्यम से इसको हल करना जरूरी है। तो वो भी एक हल करने का था कि बेसिकली जो है मैथ्यू आयोग बना। उसके बाद मैथ्यू आयोग, वेंकटचलैया आयोग, इनका भी गठन किया गया। लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है साथियों। तो इसके लिए निरंतर वार्ता की जरूरत है। कहीं ना कहीं नीति आयोग वाला जो मैंने फार्मूला बताया उसकी जरूरत है ताकि हल निकल सके। फिर बेलगांव जो समस्या को लेकर देखते हैं, दूसरा भूमि संबंधी सेकंड समस्या है बेलगांव। बेलगांव विवाद ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के मध्य है। महाराष्ट्र कर्नाटका के मध्य। इसको हल करने के लिए महाजन आयोग का गठन किया गया था। कौन सा गठन किया गया था? महाजन आयोग। इसको हल करने के लिए महाजन आयोग का गठन। इसके बाद असम नागालैंड, असम मेघालय समस्या ये भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो तीसरा देखते हैं असम नागालैंड, असम मेघालय, साथियों अब इनके लिए भी अलग अलग आयोग बने हैं। असम नागालैंड को लेकर सुंदरम आयोग बना। इस भूमि विवाद को लेकर सुंदरम आयोग, और इसको लेकर चंद्रचूड़ समिति बनी असम मेघालय समस्या को लेकर। तो इनके माध्यम से प्रयास किया गया है हल करने के लिए। लेकिन एक निरंतर या स्थायी आयोग का गठन करना चाहिए जो इस प्रकार की समस्याओं के लिए निरंतर कार्य करे, या एक समिति बनानी चाहिए। नीति आयोग के अंदर बनाएंगे तो और बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा कि इन समस्याओं का भी हमें हल लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, ना कि फोर्स द्वारा करना चाहिए। यानी कि जो कार्य होना चाहिए वो बैलेट द्वारा होना चाहिए, बुलेट द्वारा नहीं, मत पत्र द्वारा, वार्ता द्वारा, नेगोशिएशन एंड डेवलपमेंट द्वारा इनका हल करना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, जो क्षेत्रवाद का तीसरा रूप जो देखने को मिलता है, जो चौथा, पहला हमने रूप देखा नए राज्यों के निर्माण का मांग। दूसरा जो बी वाला देखा हमने देखा बेसिकली नदी जल विवाद। तीसरा देखा हमें भूमि संबंधी विवाद। और चौथा देखते हैं हम धरती पुत्र की अवधारणा। धरती पुत्र की अवधारणा, सन ऑफ सोयल। इसका तात्पर्य क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सीधा सा मतलब है कि
किसी क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर वहां के मूल निवासियों का नियंत्रण होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर मूल निवासियों का अधिकार होना चाहिए। ये धरती पुत्र की जो अवधारणा है कई क्षेत्रों में प्रभावी देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में करते हैं कि यूपी बिहार वालों को बाहर निकालो, इसी प्रकार से असम में मारवाड़ियों को बाहर निकालो। और ये कि सिर्फ भारत में नहीं देखी जाती, वास्तव में देखा जाए तो ये अफ्रीकी देशों में भी देखने को मिलती है। तो काफी अन्य जगह, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो कहीं ना कहीं एथनिक कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। तो धीरे धीरे ये धारणा, तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उठती धरती पुत्र से है, फिर एथनिक कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। तो महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में शिवसेना वगैरह जो है, जो नीतियां अपनाती हैं वो इसी प्रकार की है। असम में बोडोलैंड उल्फा जो नीति अपनाता है वो भी इसी प्रकार की है। तो साथियों, इस प्रकार की जो मांग है धरती पुत्र की, इसका मेन रीजन है हमारे यहाँ बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं हैं। अगर हम गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान कर दें, तो वास्तव में इस प्रकार की अवधारणाएं अपने आप कम हो जाएगी। अब संसाधन सीमित हैं, रोजगार के अवसर भी नहीं है, और उस स्थिति में बाहरी लोग भी आ जाते हैं, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए, ये समस्या एक लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की है कि इसमें विकास के दायरे को अगर बढ़ाया जाए तो इस प्रकार की मांगे नहीं उठेंगी। अब इसके लिए भी कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हमें नेगोशिएशन, डेवलपमेंट की नीति अपनानी चाहिए। वास्तव में डेवलपमेंट से ही समस्या का समाधान आसानी से निकल जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, एक और क्षेत्र प्रकार, क्षेत्रवाद का एक रूप और दिखता है दबाव समूह के रूप में। तो जो है वो है ई वाला, वो भी हम देखते हैं कि बेसिकली क्या रूप देखने को मिलेगा। इसको डी लिखते हैं। ई, विशेष आर्थिक सहायता की मांग। अब अनेक जो राज्य हैं कहते हैं कि हमें विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। जैसे आज पश्चिम बंगाल, बिहार में मांग की जा रही है, पश्चिम बंगाल, बिहार में मांग की जा रही है। तो वास्तव में इसका भी हल एक लोकतांत्रिक हल होना चाहिए। तो वास्तव में देखते हैं कि वो क्षेत्र ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, तो वित्त आयोग में इनके पर ध्यान देना चाहिए। वित्त आयोग की सिफारिशों के समय ध्यान देना चाहिए, और साथ में एक विशेष संस्था भी बनानी चाहिए। भाई किसको सहायता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन पिछड़ा है, कौन नहीं पिछड़ा है, और क्या आधार हो, या कोई विशेष पैकेज भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमें निर्धारित करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं दलीय राजनीति के कारण ये समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है कि वास्तव में देखा जाए, जिसमें केंद्र की सरकार है, अगर राज्य की सरकार भी उसी पार्टी की है तो उसे सहायता मिल जाती है। लेकिन अगर अदर दल की सरकार है, विपक्षी दल की सरकार है, तो उसको सहायता नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक निष्पक्षता कहीं ना कहीं अपनाना जरूरी है। तो इस प्रकार की जो दबाव समूह है उसके लिए भी हमें लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने साथियों देखा, दबाव समूह के रूप में जो क्षेत्रवाद है वो हमारी एकता अखंडता के लिए घातक नहीं है, कि उसे लोकतांत्रिक है, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल किया जा सकता है। उससे न केवल भारत के विकास को गति मिलेगी, अपितु राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय हितों में समन्वय होगा, राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्याओं का भी निदान होगा, और सब जगह विकास ही विकास का रास्ता दिखाई दिया जाएगा। लेकिन इसका रास्ता भी दबाव समूह के रूप में, तो रास्ता भी हल करने का वो है नेगोशिएशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वार्ता और विकास की नीति। अब देखते हैं कि क्षेत्रवाद का दूसरा रूप जो क्या है, वो है अलगाववाद या आतंकवाद के रूप में। ये बेसिकली अलगाववाद व आतंकवाद के रूप में जो क्षेत्रवाद है, ये हमारी एकता अखंडता के लिए घातक है।
इस प्रकार का क्षेत्रवाद एकता व अखंडता के लिए घातक है। इस प्रकार का क्षेत्रवाद एकता व अखंडता के लिए क्या है? घातक है। इसके लिए कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार का क्षेत्रवाद हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया। जैसे देखते हैं कि पहला देखते हैं कि द्रविड़स्तान की मांग की गई। साठ के दशक में दक्षिण में कि अलग से द्रविड़स्तान राज्य बना दो। अब ये मांग को उचित नहीं है। इसी प्रकार से 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान की मांग की गई। इसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी राज्यों में के कुछ क्षेत्रों में अलगाववाद की मांग, कश्मीर में अलगाववाद की मांग, आतंकवाद का रास्ता। ये जो समस्याएं हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी एकता अखंडता के लिए घातक है और इनमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के लिए हमें कठोर कार्रवाई कर सकते हैं, अपने पड़ोसी राज्यों का सहयोग भी ले सकते हैं। जैसे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद को रोकने के लिए हम भूटान का, म्यांमार का, इन राज्यों का सहयोग भी ले रहे हैं। तो जैसे जैसे और साथ में इनके साथ वार्ता की नीति भी अपनानी चाहिए और साथ में सैनिक कार्रवाई की। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर हम कठोर कार्रवाई भी करें। लेकिन देखा जाए द्रविड़स्तान की मांग आज लगभग समाप्त हो चुकी है, खालिस्तान की मांग भी समाप्त हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफी हद तक समस्याओं का समाधान कर लिया है। अब जम्मू कश्मीर तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बन गया है, तो वहां भी काफी नियंत्रण हो गया है। तो देखा जाए अलगाववाद के रूप में जो क्षेत्रवाद है हमारे यहाँ काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है और धीरे धीरे जो ये भी समाप्त होता जा रहा है। तो वास्तव में हमारे यहाँ जो अधिकांशतः क्षेत्रवाद है वो दबाव समूह के रूप में है, अलगाववाद के रूप में नहीं है। अलगाववाद के रूप में तो कुछ विशेष क्षेत्रों में है। तो जहां अलगाववाद के रूप में है वहां कठोर कार्रवाई करें और जहां दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद है तो वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल करें। तो ये कहना गलत है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रवाद है कि वो कि हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा या भारत को खंडित कर देगा, हमारी एकता अखंडता को समाप्त कर देगा, ये कहना गलत है। वास्तव में हमारे यहाँ जो क्षेत्रवाद का अधिकांश रूप है वो दबाव समूह के रूप में है और दबाव समूह के रूप में जो क्षेत्रवाद है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक भाग है। उसे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल करें तो बेहतर होगा। इसके लिए हमें कुछ रास्ते भी अपनाने चाहिए जो क्षेत्रवाद को हल करने के लिए क्षेत्रवाद को हल करने के लिए हमें कुछ रास्ते भी अपनाने चाहिए। वो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? एक तो द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए। भाई 56 में किया गया था, उसके बाद आज तक किया ही नहीं गया। नीति आयोग में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर समितियों का गठन किया जाए।
विवाद समाधान समितियों का गठन किया जाए। कमांड पॉलिटिक्स पर नियंत्रण लगाया जाए। दलीय राजनीति के स्थान पर विकासात्मक राजनीति बनाई जाए। विकासात्मक राजनीति अपनाई जाए। जब हम ऐसा काम करेंगे और उप सांस्कृतिक समूहों को मान्यता दी जाए, और क्षेत्रीय जनता संपर्क मंचों की स्थापना की जाए, जब हम इस प्रकार की कहीं न कहीं काम करेंगे, सहकारी संस्थाओं का निर्माण करेंगे, तो ये भी है सहकारी संस्थाओं का निर्माण। जब हम ऐसे काम कदम अधिक से अधिक उठाएँगे, तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ इन समस्याओं का निदान तीव्र गति से होगा और भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। तो साथियों, आपको क्षेत्रवाद समझ आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहूँगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।